जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो हमारे पास न्यूरॉन है, मान लो ये एक न्यूरॉन है, दिस इज द न्यूरॉन 1 और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से हमारे पास इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। अब जो इम्पल्स का कंडक्शन हमारे पास प्राइमरली देखा जाए तो दो तरीके से होता है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है, याद रहेगा। इसका ट्रांसमिशन कैसा है, इलेक्ट्रोकेमिकल। और प्राइमरली हमारे पास अब इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, साथ में केमिकल इम्पल्स भी है। अब यहाँ पे देखा जाए जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ, तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल कंडक्शन। या दो सिनेप्स बनता है, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है और केमिकल सिनेप्स है, ये डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के डिस्टेंस के बेसिस पे हमारे पास ये डिसाइड होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है और कौन सा केमिकल सिनेप्स है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें ये पढ़ना है, इसको ज़्यादा समझना, ये बहुत ईजी है केमिकल। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। नाउ ये डिस्टेंस, मान लो ये दिख रहा है आपको, ये क्या हमारे पास सेल बॉडी, ये क्या हमारे पास एक्सॉन, और ये क्या हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल, और ये सिनेप्टिक नॉब, और दूसरे वाले न्यूरॉन का ये क्या था हमारे पास, डेंड्राइट। यानी कि ये जो सिनेप्टिक नॉब है, ये दिख रहा है सिनेप्टिक नॉब, और डेंड्राइट्स के बीच में ये जो हमारे पास, मान लो एक न्यूरॉन ये रहा और दूसरा न्यूरॉन ये रहा, अगर इन दो न्यूरॉन के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्या बोल देंगे इसको, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आप सभी के डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। जब आप लोग कॉल उठाते हो तो जब रखोगे तो कॉल क्या डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है, यानी डिस्प्ले चला जाता है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कौन सा सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोज, बहुत ही ज़्यादा पास। ये बात क्लियर। और तो ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, अगर ये 20 नैनोमीटर, कितना, 20 नैनोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो वो कौन सा सिनेप्स बनाता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। कौन सा बनाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। याद रहेगा सभी को, कौन सा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। मीटर नहीं, माइक्रोमीटर नहीं, नैनोमीटर, क्वाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा, कितना, 20 नैनोमीटर का होगा, तो कौन सा बनाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। वही मैंने बोला कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। जैसे आप कान पे फोन लगाते हो तो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, दैट इज अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। ऐसा थोड़ी नहीं यहाँ पे रखे तो बंद हो जाएगा, नहीं, जब तक एकदम यहाँ पे आप नहीं चिपकाओगे। तो सेम वे एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, यानी एक न्यूरॉन का क्या होगा, एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 20 नैनोमीटर तक है या इससे कम है, तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। और इससे ज़्यादा होता है, यानी मोर देन 20 नैनोमीटर, तो कौन सा होगा हमारे पास, केमिकल सिनेप्स। मोर देन 20 नैनोमीटर तो क्या होगा हमारे पास, केमिकल सिनेप्स। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, याद रहेगा। तो लिखो, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, लिख लिए। पहला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। पहला हेडिंग डालिए आप लोग, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। व्हेन टू न्यूरॉन्स हैव लेस, हाँ ये लिख लिया ना आपने, सिनेप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। सिनेप्स हमारे पास दो टाइप का है, अभी मैं लिखा रहा हूँ। पहला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। दूसरा फिर हम लोग ये देखेंगे। पहला डालो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। देखो, व्हेन टू न्यूरॉन्स हैव लेस डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख लो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ब्रैकेट में क्या हो गया, लेस डिस्टेंस या क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लियर। लेस देन 20 नैनोमीटर, देन लेस देन 20 नैनोमीटर, देन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यानी कि ये 20 नैनोमीटर से लेस देन होता है। इस साइन का मतलब क्या है, लेस देन। ठीक है, कई बार ऐसे भी ऑप्शन में आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। देख लो इधर,
इसका मतलब क्या होता है कि 20 नैनोमीटर से कम, ये बात क्लियर। और इसका मतलब क्या होगा 20 नैनोमीटर से ज़्यादा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में। चलो लिख लिए, इसमें लिखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में लिखो, इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इन दिस synapse membrane of pre and post synaptic neurons, pre and post synaptic neurons, pre and post synaptic neurons, pre and post synaptic neurons are, लिख लिया, are in close proximity, hence impulse transmission is लिख लिया यहाँ तक, similar to the transmission along an axon। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने ये लाइन, इसमें क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये देखो, ये क्या था हमारे पास, एक्सॉन था, देख लो इधर, आप देखो मत, ये था एक्सॉन, ये बात क्लियर। और मैंने बोला इसी के जस्ट इस वाले को, दो वर्ड मैंने लिखा है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये बात क्लियर, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। मान लो ये एक्सॉन था और इधर क्या था हमारे पास, इसका डेंड्राइट था। ये दोनों इतना ज्यादा क्लोज है कि इसके और इसके बीच में जो ट्रांसमिशन है ना, जस्ट लाइक एक्सॉन की तरह है, जस्ट लाइक क्या है, किसके तरह, एक्सॉन की तरह। किसके तरह, एक्सॉन। हमें पता है ना एक्सॉन में इस तरीके से ट्रांसमिशन होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल भी यहाँ से कंटिन्यू फॉरवर्ड हो जाएगा लाइक दिस। ये बात समझ में, जस्ट लाइक किसके तरह होगा, एक्सॉन की तरह। ये जो लाइन आपने लिखा, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक्सॉन में होता है ट्रांसमिशन, उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी हमारे पास कंडक्शन होता है। ये बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स, देखो बहुत ज्यादा फास्टर है, किसके मुकाबले, केमिकल सिनेप्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल synapse is very rare in human system। ये लाइन याद रखना, लगता नहीं है बट ऐसा होता है, ये बात क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, केमिकल सिनेप्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, केमिकल सिनेप्स। हो गया सभी का, केमिकल सिनेप्स। अब ये कितना हो जाएगा, मोर देन 20 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, मोर देन 20 नैनोमीटर। इसी वजह से जब भी ट्रांसमिशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ एक नहीं बताना, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन। चलो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल सिनेप्स। होता है, कम होता है, मतलब दोनों होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट क्या होता है, कम होता है, रेयर होता है। नेक्स्ट लिखो, केमिकल सिनेप्स। अब इसमें क्या लिख लो बोला आप लोग, मोर देन 20 नैनोमीटर। ये बात क्लियर, लिखिए इसमें, इन दिस सिनेप्स देयर इज ए फ्लूइड फील्ड स्पेस, इन दिस सिनेप्स देयर इज ए फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये याद रखना आपको। क्यों, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा हो गया। ये बात क्लियर, तो इसको आपको याद रखना। अभी मैं आपको बना के समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझना। चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे लाइन में। इधर देख लो, कोई लिखना मत। अभी मैंने न्यूरॉन्स बनाया था, मान लो ये न्यूरॉन का सेल बॉडी था और ये क्या था, एक्सॉन और ये था एक्सॉन टर्मिनल। अब मैं एक्सॉन टर्मिनल को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जो सिनेप्टिक नॉब था,
तो ये मान लो हमारे पास क्या हो गया, सिनेप्टिक नोब। ये क्या हो गया हमारे पास, सिनेप्टिक नोब। लाइन लिख के आता है कि कौन सा प्री है कौन सा पोस्ट है। सेम जो इसमें था ना इलेक्ट्रिकल में, सेम वहां पे भी होगा, बट इसमें क्या है, नाम अलग अलग है। अब ये जो सिनेप्टिक लोब दिख रहा है, ये क्या था, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या था हमारे पास, एक्सॉन टर्मिनल। और इसी एक्सॉन टर्मिनल पे ये क्या था, सिनेप्टिक लोब। और नाउ दिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। अब ये क्या था हमारे पास, डेंड्राइट था, तो मान लो ये मैंने बना दिया डेंड्राइट। ये क्या है हमारे पास, डेंड्राइट। ये क्या हमारे पास, डेंड्राइट। ये बात समझ में आया। ये क्या कहलाएगा, पोस्ट। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, फ्लूइड फील्ड स्पेस, दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास, फ्लूइड फील्ड स्पेस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, ये बात क्लियर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बात क्लियर। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच में हमारे पास क्या पाया जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बात क्लियर है सभी को। और कई बार हमारे पास इसको क्या बोल सकते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, इसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हमारे पास, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये भी क्या हमारे पास, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, मोर देन द 20 मीटर। तो वहां पे कौन सा सिनेप्स बनता है, केमिकल सिनेप्स। ये बात समझ में आ गया। आगे पढ़ना है इसके बारे में कि किस तरीके से कंडक्शन होगा, कैल्शियम वट एवर जो भी, बट फॉर नाउ हमें सिर्फ सिनेप्स पढ़ना था, केमिकल सिनेप्स क्या था और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या था। ये बात समझ में आया, लिखो इसमें, लिखो, फ्लूइड फील्ड कैविटी या स्पेस दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, that is synaptic cleft formed between the presynaptic neuron and postsynaptic neuron, formed between presynaptic neuron and postsynaptic neuron। ये बात क्लियर है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो याद रखना आपको, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द प्री सिनेप्टिक रीजन्स हैव स्वेलिंग, द प्री सिनेप्टिक रीजन्स हैव स्वेलिंग, प्री का, प्री सिनेप्टिक रीजन्स हैव स्वेलिंग कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, called synaptic knob, called synaptic knob. They contain synaptic vesicles, they contain synaptic vesicles, they contain synaptic vesicles filled with neurotransmitter, they contain synaptic vesicle filled with neurotransmitter, neurotransmitter like acetylcholine, मैं देखो अभी फोटोसिंथेसिस पहुंच गया था, दैट इज अ एसिटिलकोलिन, और क्या हमारे पास, एड्रीनलिन, और क्या हो जाएगा हमारे पास, एड्रीनलिन। अभी लास्ट थर्ड वाले में मैंने बताया था एसिटिलकोलिन एंड एड्रीनलिन। अब यहाँ पे देख लो, इधर उधर मत देखो। अब यहाँ पे देखो, मैं जब न्यूरॉन्स पहले दिन पढ़ा रहा था, होप सो सभी को याद होगा, एक्चुअल में न्यूरोट्रांसमीटर कौन फॉर्म कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर कौन बना रहा था, देखो पीछे से पढ़ना भी होता है, देखो अच्छा मार खाएंगे सब, देखो पढ़ते भी नहीं भाई, जबकि आराम आराम से बताया था कि किसका मॉडिफिकेशन है, निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स किसका मॉडिफिकेशन है, राइबोसोम के ऊपर क्या आ जाता है, ईआर रैप हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे राइबोसोम प्रोटीन है, जस्ट उसी का मॉडिफिकेशन। चलो आ जाओ देखो, यहाँ पे देखो, इस सिनेप्टिक नॉब में हमारे पास क्या पाया जाता है, इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी तुम लोग को याद नहीं रहता है। ये क्या हमारे पास, वेसिकल्स, ये क्या हमारे पास, वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या पाया जा रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल। क्या है हमारे पास, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है हमारे पास, न्यूरो
ट्रांसमीटर। बस इतनी बातें याद रखना आपको। अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पे सेल बॉडी में होता है बालिके हैं या सिंथेसिस। ओके, इतना सेल चैप्टर पता होना चाहिए आपको कि राइबोसोम ईआर क्या बनाता है, वेसिकल को फॉर्म करता है। ये बात क्लियर? बिल्कुल, ये भी सेल ही है, कुछ और थोड़ी ना। न्यूरॉन सेल सेल ही है ना, ये भी तो एक न्यूरॉन सेल है। अंतर क्या है? सेल की प्रॉपर्टी थोड़ी ना लूज हो जाएगी। चलो, बिल्कुल। और इकट्ठा कहाँ पे हो जा रहा है हमारे पास? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में या प्री सिनेप्टिक नॉब में। और ये प्री सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स, इस दिस स्पेशल टाइप ऑफ वेसिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर प्रोटीन या लिपिड नहीं है। इसके अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर क्या है हमारे पास? न्यूरोट्रांसमीटर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। हालांकि ये अगर स्ट्रक्चर याद है ना, इसका ट्रांसमिशन बहुत ईजी है। दोबारा बताऊंगा, फॉर नाउ ये चीज़ तो याद रखो एटलीस्ट। यही नहीं पता है। अभी लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर पूछा, कौन बना रहा है नहीं पता। चलो क्लियर है सभी को? मिटा दूं? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। बस छोटा सा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, नॉट केमिकल। इसको ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये देखो, ये 3 स्टेप में पूरा हो जाएगा। पहला, दूसरा और ये तीसरा। बहुत सिंपल है। इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिक। अगर वो नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी। ये बात क्लियर? तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, अभी लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि होप सो याद होगा आपको, एक्सॉन था। मैंने बताया था इसमें एक्सॉन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, पोलराइजेशन डिपोलराइज लाइक हर एक पॉइंट पे। और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल का क्या होता है हमारे पास? कंडक्शन। इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। ये बात समझ में आया? अगर वो नॉन माइलिनेटेड है तो, अगर माइलिनेटेड हुआ तो उस केस में क्या होता है? लाइक दिस, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है, ट्रांसफर होता है। ये बात समझ में आ रहा है? नाउ दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज, आपको याद, अभी मैंने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बताया कि जब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो उस केस में ट्रांसमिशन कैसा होगा? जस्ट लाइक एक्सॉन, जस्ट लाइक एक्सॉन। इसीलिए मैंने पहले बताया। तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक एक्सॉन की तरह होगा। केमिकल हम पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? इलेक्ट्रिकल। तो एक्सॉन की तरह होगा, भले ये न्यूरॉन नंबर 1 है और ये न्यूरॉन नंबर 2 है, बट इम्पल्स इसी तरीके से जाएगा। ये बात समझ में आ गया? और मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये भी मैंने बता दिया था। कहाँ से होता है? डेंड्राइट, डेंड्रॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। यूनिडायरेक्शनल है, उल्टा नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गया? चलो अब इसी को हमें पढ़ना है कि ये किस तरीके से यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है, कब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इन सभी चीज़ों को अब हमें पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स 3 स्टेप में पूरा हो जाता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में पूरा हो जाता है। सबसे पहले होता है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले क्या है हमारे पास? मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शॉर्ट में आरएमपी। आरएमपी भी याद रखना है आपको। क्या बोलते हैं इसको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल। ये बात क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गया? दूसरा होता है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। दूसरा क्या होता है हमारे पास? एक्शन पोटेंशियल। एंड थर्ड होता है हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। थर्ड होता है हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब इसको एक बार मैं समझा दूंगा, उसके बाद सबके अंदर मैं लिखाऊंगा, उसको यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। चलो यहाँ तक हो गया ये सब। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है इसको पढ़ने से पहले। होप सो आप सभी को पता होगा। मान लो कोई सेल है, तो सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब उसी तरीके से क्या ये एक्सॉन सेल है, मतलब न्यूरॉन सेल है, तो इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसीलिए मैंने बोला था एक्सोलेमा। क्या बोल देंगे इसको? एक्सोलेमा। ये बात क्लियर? इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो भी कंटेंट है, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। क्या बोल देंगे इसको? एक्सोप्लाज्म। अभी मैंने बताया कि एक्सॉन की तरह होता है कंडक्शन, प्राइमरली एक्सॉन के अंदर देख रहे हैं। ये क्या होगा हमारे पास? एक्सोलेमा और एक्सोप्लाज्म। इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइन लिख के आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाइन लिख के आएगा तभी तो पता चलेगा। अब ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन, मोर एक्यूरेट शब्दों में क्या बोलना है आपको? एक्सोलेमा का जो बाहर की तरफ है हमारे पास कैसा होता है? हमारे पास प्लस 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 प्लस। ये बात क्लियर? और अंदर क्या होता है हमारे पास? निगेटिव। अंदर क्या होता है हमारे पास? निगेटिव इन नॉर्मल कंडीशन या इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये कैसे मेंटेन होता है वो हमें समझना। मत लिखो, यही दिक्कत है आपकी, मत लिखो बालिके, बोलने के बाद भी लिखे जा रही हो। अब इसको पढ़ने से पहले हमें आपको ये ध्यान से समझना है कि इसके अंदर होता क्या क्या है, और इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। इसके अंदर हमारे पास ध्यान से समझो कि हमारे पास एक तो पाया जाता है लीकी चैनल। एक क्या पाया जाता है हमारे पास? लीकी चैनल। ये बात क्लियर? दूसरा यहाँ पे पाया जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सा पाया जाता है? वोल्टेज गेटेड चैनल। और तीसरा यहाँ पे पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये बात क्लियर? नाउ जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये दो टाइप का होता है, एक सोडियम और एक क्या होता है? पोटेशियम। यानी कि दिस वोल्टेज गेटेड चैनल इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा हो सकता है हमारे पास? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये बात क्लियर? और दूसरा क्या होता है हमारे पास? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इसका अंतर समझो, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। लीकी चैनल ये जनरली आपको बिना एनर्जी की हमेशा ऑपरेशनल रहता है, और यहाँ पे क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल। इट मीन्स जब तक इसको कोई ना कोई करंट मिलेगा, इंपल्स मिलेगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों। और वंस अगेन सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का नाम सुनते ही आपको याद रखना है ये भी क्या होगा? एटीपी चाहिए इसे। अगर तुम एटीपी नहीं दोगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। नीड एटीपी। इसको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। ये बात क्लियर है ना? एटीपी इज अ करेंसी। जब जरूरत होती है तो एटीपी को तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ते हैं? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी। ये बात क्लियर? तो एटीपी क्या होता है? करेंसी की तरह होता है। जब जरूरत होती है तब खर्च किया जाता है। बस बनता क्या है? किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? एटीपी के फॉर्म में। जब जरूरत होगी तो एटीपी खर्च करेंगे और एनर्जी ले लेंगे। तो यहाँ पे तो इस केस में भी सोडियम पोटेशियम पंप में क्या लगेगा? एटीपी। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? दैट इज अ इलेक्ट्रिकल एनी इम्पल्स, जिससे क्या होगा? वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से कब ये काम करेगा, कब ये काम करेगा, कब ये काम करेगा, और इन तीनों में किस तरीके से ये पोलैरिटी है। यानी कि जो इनिशियल पोलैरिटी ये है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है,
जो ऊपर प्लस है, या इस केस में सोडियम का संख्या ऊपर ज्यादा है, किसका, सोडियम का संख्या ऊपर ज्यादा है, और इधर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज, अब कम सोडियम नहीं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है इस वाले में एक्सोप्लाज्मा में, पूरा समझो इसके बाद, एक्सोप्लाज्मा में क्या होता है हमारे पास, पोटेशियम, क्या होता है हमारे पास, पोटेशियम, ध्यान से सुनो, क्या होता है, पोटेशियम। बट यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम पे, बट अंतर क्या है कि इसके साथ इसमें यहाँ पे पाया जाता है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, यहाँ पे क्या पाया जाता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है आपको, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाया जा रहा है, जिसके वजह से हमारे पास ओवरऑल जो पोलरिटी है इसके मुकाबले, ध्यान समझना, यहाँ पे नहीं कोई निगेटिव, इसके मुकाबले यहाँ पे कम है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस माइनस माइनस। ये बात समझ में आया, माइनस, अभी सुन लो, अभी सुन लो, अभी सुन लो, मैंने बोला कि नेगेटिव किसी मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेशियम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इस पोटेशियम के साथ साथ यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। दैट्स वाई इसका जो ओवरऑल जो पोलरिटी हम लोग लिख रहे हैं वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति के पास भी 100 रुपए है, तुम्हारे पास भी 100 रुपए है, बट तुम्हारे साथ 3 भाई हैं, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास इनके मुकाबले क्या है, कम है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, यू हैव मनी 100 रुपी, बट इनके पास भी 100 रुपी, बट प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे और लोग हैं, तो वहां पे इनके मुकाबले आपके पास क्या होगा, कम, क्योंकि उनको भी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे ओवरऑल क्या है हमारे पास, ओवरऑल इसको हम लोग क्या शो करते हैं, माइनस माइनस माइनस। दैट्स वाई इसको हम लोग माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की वजह से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आया, ऐसा नहीं कि क्लोरीन की वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसके वजह से नहीं। यहाँ पे क्या हमारे पास आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो जो ओवरऑल पोलरिटी है वो कैसा होता है हमारे पास, निगेटिव। ओवरऑल पोलरिटी क्या होता है हमारे पास, निगेटिव। ये बात समझ में आ गई। अभी चैनल पे नहीं आया बालिके, वेट, वो सब वेट, डोंट वरी, अभी मैं सब बताऊंगा। जस्ट मैंने बताया, इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लीकी चैनल क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। लीकी चैनल अभी देखेंगे, ये हमेशा बहुत एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा ये पोलरिटी को मेंटेन करता रहता है, इधर उधर भेजता रहता है। वोल्टेज गेटेड चैनल, जब हमारे पास इंपल्स आएगा, ये भी इंपल्स आएगा तब खुलेगा, कब खुलेगा वही पढ़ना है, इसमें क्या खुलेगा, इसमें क्या खुलेगा। और लास्ट में हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप, इसको क्या देना है, एनर्जी, और एनर्जी लेके हमारे पास ये डिफरेंट कंपोनेंट को मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि एक्सोप्लाज्मा से बाहर भेजेगा और उसके अंदर भेजेगा। उसी चीज को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गया। चलो अब इसी चीज को मैं बना रहा हूँ दोबारा से बड़ा सा में, फिर आपको समझ में आएगा। फिर तीनों को एक साथ में बनाऊंगा, पहले एक एक बनाऊंगा, उसके बाद तीनों को एक साथ एक ही पेज पे बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये मिटा दूं, हेडिंग ये दोनों हटा दूं, ये लिख लियो ना। चलो अब यहाँ पे उसी डायग्राम को हम लोग थोड़े से बड़े में देखेंगे, ताकि आपको इजीली आराम से समझ में आए, और समझाने के बाद इसके बाद आप लोग बोलना, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आप पूछते हो वो नेक्स्ट बताने वाला होता हूँ, बट उसके पहले मन में आता है क्वेश्चन, तभी मैं बोला रुक जाओ थोड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हमारे पास ऊपर क्या है, पॉजिटिव। ऊपर यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये पॉजिटिव किसके वजह से है, सोडियम, ये याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये बात क्लियर। नीचे क्या हमारे पास, निगेटिव, नीचे क्या हमारे पास, निगेटिव। ये क्या है, एक्सोप्लाज्म, ये क्या हमारे पास, एक्सोलेमा। नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम भी होगा और साथ में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, वहां पे जस्ट समझाने के लिए था। अब ये देखो, ये कैसा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में, यानी कि जब इस एक्सॉन पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं आया है। ये बात समझ में आया, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन है क्या। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर डिस्टर्ब हो गया तो इसको मेंटेन कौन करेगा, डिस्टर्ब हो गया तो कोई ना कोई मेंटेन करने वाला होगा। तो वहां पे एक तो लीकी चैनल मेंटेन करता है, और जब पढ़ लेंगे तो लास्ट में ये भी समझ में आएगा कि वापस से रीस्टोर करने का काम सोडियम पोटेशियम पंप करता है। कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप करता है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो आप यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइन, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में
डाला है बालिका, मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी लिखो। इन रेस्टिंग न्यूरॉन, इन रेस्टिंग न्यूरॉन द एक्सोनल मेम्ब्रेन, द एक्सोनल मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलेमा, in resting neuron the axonal membrane, the axonal membrane, axonal यानी कि एक्सोलेमा, एक्सोलेमा बात ये है। तभी मैं बोलता हूँ कि वर्ड्स समझना इंपॉर्टेंट है। मैं 2 वर्ड बता रहा हूँ, एग्जाम में कुछ और वर्ड आ गया। लिखो द एक्सोनल मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, ध्यान रखना ये, मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, अरे पेन को क्या हो गया, मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, ठीक है। पोटेशियम आयन के लिए क्या है, मोर परमेबल एंड नियरली इम्परमेबल, ये ऐसे ही अपने मर्जी से कुछ चेंज नहीं करना है, एंड नियरली इम्परमेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नियरली इम्परमेबल टू, नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। ये बात समझ में आया? तो यानी कि एक्सोलेमा कैसा मेम्ब्रेन हो गया, सेलेक्टिव परमिएबल। कैसा हो गया हमारे पास, सेलेक्टिव परमिएबल। ऐसा नहीं है, सेलेक्टिव सब्सटेंस को ये क्या कर सकता है, परमिएबिलिटी शो करता है। जिसमें से लाइन लिख के आएगा तो आपको क्या याद रखना है, ये एक्सोलेमा नेचुरली, अगर जब तक तो कोई इंपल्स नहीं है, वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं ओपन हुआ है, ध्यान से सुन लो, इधर इधर उधर नहीं, जब तक वोल्टेज गेटेड नहीं खुला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल है, उस केस में हमारे पास कौन, ये किसके लिए ज्यादा परमिएबल है, पोटेशियम के लिए। ये बात क्लियर? और नियरली इम्परमेबल है किसके लिए, सोडियम के लिए। यानी कि इन नॉर्मल कंडीशन ये सोडियम बेचारा अंदर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला, नियरली इम्परमेबल, बट ये पोटेशियम बाहर जा सकता है, ये पोटेशियम बाहर जा सकता है। क्यों? बिकॉज दिस इज द मोर परमेबल। ये बात समझ में आ गया? ये लाइन याद रखना है। यानी कि अब आपको खुद से डिसाइड कर, रटना नहीं है, वही ध्यान से समझो। फिर लिख रहे बाल, अरे मैं लिखा रहा हूँ, बाल क्यों लिखते हो आप? मैंने बोला कि पोटेशियम बाहर चला जाएगा, बट सोडियम नहीं आ सकता है। सोडियम आने के लिए हमें क्या खोलना पड़ेगा, या तो ये दिन खोलना, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये मेम्ब्रेन कैसा है, नियरली इम्परमेबल, कंप्लीटली इम्परमेबल नहीं है, नियरली अप्रॉक्स हमारे पास क्या है, इम्परमेबल है। कुछ मॉलिक्यूल जा सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा कब जाएगा, जब हम लोग कौन सा गेट खोलेंगे, सोडियम वाला कि पोटेशियम वाला, खुद ही बताओ, सोडियम वाला। तो अब हम देखेंगे कैसे सोडियम वाला खुलेगा। तो आपको ये लाइन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल, लाइन लिख के आता है, याद ही नहीं आ रहा है कौन सा परमेबल होता है, पोटेशियम के लिए मोर परमेबल, सोडियम के लिए नियरली इम्परमेबल, ना लेस इम्परमेबल ना कंप्लीटली क्या होता है, नियरली इम्परमेबल। ये बात क्लियर हो गया? चलो ये लाइन क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, also the membrane is impermeable to, also the membrane is impermeable to negative ion, negatively charged protein, लिख लो, negatively charged protein, negatively charged protein in exoplasm, in exoplasm। देख रहे हो ये किसके लिए इम्परमेबल है? तो यहां से 3 लाइन आप क्लियर लिख सकते हो। तो देखो लाइन लिखने बेटर क्या हो गया हमारे पास, अब मैं यहाँ पे आपको 3 लाइन लिख दे रहा हूँ, और ये तीनों लाइन शॉर्ट शॉर्ट में आपको याद रखना है, लंबा नहीं लिखना है। इधर देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल, ये बात क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए क्या है हमारे पास, इम्परमेबल। ये बात क्लियर? बस भले उसको लाइन में लिखोगे तो लंबा हो रहा है, अब एक ही लाइन को क्यों लिख रहे हो यहाँ पे समझ लो। पोटेशियम मोर परमेबल, सोडियम नियरली इम्परमेबल, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन क्या होता है, इम्परमेबल। ये बात समझ में आ गया?
हाँ हाँ, अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ बल्कि। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन मैं अभी बता रहा हूँ उसको एज इट इज, इधर देख लो, एज इट इज याद रखना है। वो कब समझ में आएगा, जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आरएमपी को मेंटेन कौन कर रखता है, तो ड्यूरिंग द आरएमपी लीकी चैनल आर ऑपरेशनल। कौन सा, आरएमपी के साथ कौन सा चैनल ऑपरेशनल है, लीकी चैनल्स आर ऑपरेशनल। ये बात क्लियर। अब ये लीकी चैनल के साथ एक और चीज ऑपरेशनल होगा जो मेंटेन करेगा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी इज डन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये लाइन याद रखना है। कैसे होगा लास्ट में समझ में आ जाएगा, कैसे होगा लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो ये पोलरिटी आपको याद रखना है किसके लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। ये पोलरिटी आपको क्या याद रखना है कि बाहर की साइड क्या है हमारे पास, सोडियम, अंदर के साइड क्या है, पोटेशियम। ये बात समझ में आया। और साथ में क्या है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और इसको भूल जाना है, बस ये यहीं पे काम आएगा, इसके बाद काम नहीं आएगा। अब क्या आपको याद रखना है, अंदर की साइड क्या है, पोटेशियम, और बाहर की साइड क्या है, सोडियम। मत लिखो, देख लो, अंदर की साइड क्या है, पोटेशियम, बाहर की साइड क्या है, सोडियम। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आईसीएस बोल सकते हैं ना। आईसीएस का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। चलो, ये बात समझ में आ गया। और ये क्या था, एक्सोप्लाज्म। तो इधर पोटेशियम है, इधर सोडियम है, इसको एज इट इज याद रखना है। और ये जो लाइन मैंने लिखा, लीकी चैनल ऑपरेशन, क्वेश्चन आ जाएगा। लीकी चैनल जनरली ऑपरेशनल कब होता है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। दूसरा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करके रखता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप करता है। कैसे करता है, लास्ट में आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ आपको ये वाला लाइन सिर्फ याद रखना है, ये वाला मेम्ब्रेन पोटेंशियल याद रखना। उधर का मिटा दूं, अब तो याद हो गया होगा, लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड, और क्या हमारे पास, सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो, ये लाइन मिटा दूं जो लिखा हूं दोबारा, जल्दी लिखो फिर। हो गया। चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब इसके बाद एक भी वर्ड तुम लोग लिखते हुए नहीं दिखना चाहिए, स्पेशली आप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। चलो, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तीनों चीज को समझ लेंगे, उसके बाद ये देखो, हमारे पास नॉर्मल कंडीशन था। अब इस नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास कोई इंपल्स आया, वो इंपल्स -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -70 कितना, -70 जो बहुत ही कम है। कितना हमारे पास, -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, -60 ज्यादा है या कम है, -70 से, -60 ज्यादा है। हाँ, ठीक है। इतना हमारे पास क्या हुआ, इससे ज्यादा का वोल्टेज, यानी कि -60, -40, -50, इससे ज्यादा का वोल्टेज होगा। तो ये इतना कम वोल्टेज है कि तुम कितना भी सॉफ्टली टच कर लो, या इवन एयर भी हमारे ऊपर आ रहा है तो हमें फील होता है कि एयर आ रहा है। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव है हमारे पास क्या, मेम्ब्रेन। अब जब मेम्ब्रेन से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया तो क्या जनरेट करेगा, डीपोलराइजेशन। क्या जनरेट करेगा, डीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन कैसे होगा, वो यहाँ पे ध्यान से समझना। मान लो पहले कंडीशन, ये मैंने आपको इसीलिए इसको मिटाया नहीं, पहले कंडीशन ऊपर क्या था, पॉजिटिव, और नीचे क्या था, नेगेटिव। बट ये नेगेटिव किसी और की वजह से नहीं, कंपेयर टू द आईसीएस, इधर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, डेट्स वाई क्या हमारे पास नेगेटिव लिखा है मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जैसे ही -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक का करंट आया तो डीपोलराइजेशन होगा। अब इस डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जैसे ही हमारे पास करंट आया, इंपल्स आया, ये ओपन हो जाएगा सोडियम वोल्टेज गेटेड। कौन सा चैनल ओपन होगा, सोडियम। मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर था, अभी मैं कर दे रहा हूं, ये क्या था हमारे पास, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये बात क्लियर। अब यहां पे मैं बना दे रहा हूं आपको, दैट इज द, ये कौन सा, सोडियम वोल्टेज गेटेड
चैनल। ये बात क्लियर। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे करंट आया तो सोडियम वोल्टेज चैनल क्या हो गया, एक्टिवेट। क्या हो गया हमारे पास, एक्टिवेट। ये बात समझ में आ गया, एक्टिवेट। और इधर क्या हमारे पास, माइनस माइनस माइनस। और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, ढेर सारा अमाउंट में सोडियम अंदर आ गया। क्यों आया, इंपल्स आने के बाद, इंपल्स आने से पहले नहीं। और मैंने बताया था ये इम्परमेबल था सोडियम के लिए, बट ये चैनल खुल गया ना। जैसे मान लो कि कहीं जा रहे हो किसी ऑफिस में, तुम्हारा वहां का एक्सेस है, तुम ही जा सकते हो ना। जैसे स्कूल के अंदर स्कूल गेट निकलो, बच्चे कैसे जाएंगे, तब तक तो नहीं जा सकते हो ना। उसी तरीके से ये बच्चे तब तक नहीं जा सकते हैं, ये सोडियम तब तक नहीं जा सकता है जब तक ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले ना। तो ये जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया तो लॉट्स ऑफ अमाउंट में इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन आएगा। इसको लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। क्या हुआ, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ये बात क्लियर, किसका इनफ्लक्स हुआ, सोडियम आयन। नाउ ये पोलैरिटी चेंज हो गया। अब ये पोलैरिटी क्या हो गया, ध्यान से समझो, इस वाले से पोलैरिटी चेंज होके, अब इसको भूल जाओ। नेक्स्ट पोलैरिटी क्या चेंज हो गया, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। सोडियम क्या आ गया अंदर, पहले से क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, पोटेशियम। पहले से क्या प्रेजेंट था, पोटेशियम। बट ढेर सारा सोडियम अंदर आ गया तो ऊपर वाले के मुकाबले अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ का पोटेशियम कहीं और चला गया, अभी तक तो नहीं गया। ये बात समझ में आया। और ऊपर अब लोग हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस। क्या लिख देंगे ऊपर, माइनस। ये बात समझ में आया। सुनो सुनो सुनो, तभी मैं बोला, ध्यान से सुनो। मैंने बोला सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, इसीलिए मैं पहले बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव अमाउंट के ऊपर दे आर द रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो यहाँ पे देखो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, सोडियम ढेर सारा कहाँ आ गया, अंदर। पहले से ऑलरेडी पोटेशियम था, तुम और सोडियम ला दिए, तो उस केस में बाहर क्या हो गया, कम हो गया पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू द अंदर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्लस प्लस प्लस, और ऊपर क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस। ये बात समझ में आया, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या है, सोडियम ज्यादा आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम ज्यादा आ गया। क्यों ज्यादा आया, बिकॉज ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया। तो लाइन ये लिख के आ जाएगा कि दूसरा जो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल। मैंने बताया था ना, एक्शन पोटेंशियल। अब इसी एक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिपोलराइजेशन। यानी कि ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल कौन सा चैनल ऑपरेशनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ऑपरेशनल। ये बात क्लियर। ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल कौन सा चैनल ऑपरेशनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ऑपरेशनल। अगर सोडियम नहीं लिखेगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल आर ऑपरेशनल। ये बात क्लियर, क्योंकि सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, दोनों क्या वोल्टेज गेटेड चैनल। तो मोर प्रिसाइजली क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ऑपरेशनल, जिसके वजह से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द आईसीएस टू द एक्सोप्लाज्म। कहां से, आईसीएस से कहां पे आ गया, एक्सोप्लाज्म में आए। एंड दिस थिंग इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन, या डीपोलराइजेशन। और यही चीज याद रखो, मसल्स के केस में, मसल्स के केस में और हार्ट वाले के केस में इस सोडियम के बजाय क्या आता है, कैल्शियम। क्या आता है, कैल्शियम। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सोडियम। ये बात क्लियर है आपको, पक्का अनुज, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डीपोलराइजेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो हाँ, सोडियम वोल्टेज गेटेड, इतना ही याद रखना, अभी आएंगे वापस। सिर्फ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी कि इन द केस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कौन सा वोल्टेज गेटेड चैनल ऑपरेशनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर द ऑपरेशनल। हो गया क्लियर, आगे चले, याद रखना है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, अब इसको मैं अगर वर्ड में लिखूं तो ये कैसा है, पोलराइज्ड। ये कैसा है हमारे पास, पोलराइज्ड। इनिशियली क्या हमारे पास, पोलराइज्ड, यानी कि आरएमपी में कैसा होता है, पोलराइज्ड। और ये जब चेंज हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से, ये वाला पाथवे याद रखना है कि किस तरीके से आया। जब चेंज हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड। क्या बोलेंगे इसको, डीपोलराइज्ड। दिस इज द पोलराइज्ड, और ये क्या है, डीपोलराइज्ड। अब ये सुन तो लो, ये क्या हुआ प्रोसेस में, जस्ट आपको समझाया, ये सेकंड से भी कम समय में सब कुछ हो जाता है बालिके। तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे डीपोलराइज हुआ। तो ये जस्ट स्टेप बताया कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया तो ये सोडियम कहाँ चला गया, अंदर आ गया। कहाँ पे आ गया हमारे पास, अंदर पे आ गया। कहाँ पे आ गया, अंदर पे आ गया। अभी तक पोटेशियम बाहर नहीं निकला, ध्यान रखना, पोटेशियम अभी तक बाहर नहीं निकला है, अब निकलेगा।
ये मिटा दूं, क्लियर हो गया? एक दो लाइन इसमें लिख लो सिर्फ। ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, हालांकि लाइन लिखाने की जरूरत नहीं है बट तुम लोग भूल जाते हो। ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ओपन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ओपन। ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल sodium voltage gated channel are open. That's why influx of sodium ion, influx of sodium ion from ICS to exoplasm, from ICS to exoplasm, ये बात क्लियर? from ICS to exoplasm, influx of sodium ion from ICS to exoplasm, hence membrane potential are changed, hence membrane potential are changed, membrane potential are changed and polarized membrane potential converted into polarized membrane potential converted into depolarized membrane potential, membrane potential converted into depolarized membrane potential। हो गया? membrane potential सुन लिया करो फिर लिखा करो, क्योंकि मैं जस्ट जो पढ़ा है उसी को लिखा रहा हूँ। चलो, डिपोलराइज सिंपली जरूरी नहीं आप लिखो, बस आपको ये याद रखना है कि दिस इज अ पोलराइज, ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिपोलराइज। यहाँ पे मेम्ब्रेन ऊपर क्या था? सोडियम ज्यादा था, अब यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम ज्यादा कम हो गया। किधर कम हुआ? बाहर के साइड, ठीक है, और पोटेशियम इधर तो पहले से ज्यादा था। अब बारी आती है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, यानी कि अब ये जनरेशन क्या बोल रहा है? मान लो ये जो प्लाज्मा, इधर देख लो, ये डिपोलराइज हुआ इस पॉइंट पे, अरे इधर देख लो, बस हो गया, मत लिखो ना, ये बनाए तो हो तुम लोग। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो, अभी एक बार और पढ़ेंगे इसको, एक सेम डायग्राम पे 3 बार डायग्राम बनाऊंगा, जस्ट 3 बार, 1 2 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिपोलराइज हुआ, तो वापस से अब हमें पढ़ना है कि डिपोलराइज होने के बाद ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे डिपोलराइजेशन हुआ। जब इस वाले पॉइंट पे डिपोलराइजेशन होगा तो वापस से क्या होगा? ये रिपोलराइजेशन। तो इस तरीके से प्रोपागेट कैसे होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या था हमारे पास? एक्शन पोटेंशियल का प्रोपागेशन कैसे होगा? एक्शन पोटेंशियल का प्रोपागेशन कैसे होगा? तो थर्ड पॉइंट क्या था? प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। लिख लो, प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मिटा दू, ये क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, ये काम आएगा, ये बात क्लियर? ये कौन सा वाला था? सेकेंड वाला, डिपोलराइज था। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे तो एक बार में 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या हमारे पास? प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब बिल्कुल लिखना बंद कर देना, ध्यान से सुन लो, प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। चलो, अब यहाँ पे सबसे प्रोपागेशन, ये प्रोपागेशन बहुत ही फास्ट होता है। देखो, ये प्रोपागेशन क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। उस केस में जो ये सोडियम खुला था ना बेचारा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये जो ओपन होता है बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होता है। ये बात क्लियर? यानी कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इज क्विकली फॉलोड अप बाय द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी कि जैसे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम वाला खुला और वैसे ही क्या हो गया? बंद हो गया। वैसे क्या हो गया? बंद हो गया। और उसके बंद होते ही अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कौन सा खुल जाएगा? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड। कौन सा? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये बात समझ में आया? कौन सा? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और यहाँ पे याद रखो, मैंने बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, एक तो पोटेशियम के लिए परमेबल था, दूसरा मैंने ऊपर से और क्या खोल दिया?
वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिया, कौन सा वाला, पोटेशियम वाला। तो इसके अंदर का पोटेशियम कहाँ पे चला गया, बाहर चला गया, बाहर जाएगा ना। एक तो परमेबल था, ऊपर से मैंने वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिया। फॉर एग्जांपल स्कूल में हो, जैसे 2 बजे ऐसे कुछ बच्चे भागते रहते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल या फिर कहीं भी देख लो, अगर जो बंक वाले मारने वाले बच्चे हैं, जो बंक मार के जा ही रहे हैं, ऊपर से तुमने गेट खोल दिया, सब भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, तो जैसे ही ऑफिशियली गेट छुट्टी होगा तो सब भाग जाएंगे ना। तो यहाँ पे पहले से ही कुछ निकल के जाते रहते हैं, तुमने और क्या कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिया, कौन सा वाला, पोटेशियम वाला। तो सारा पोटेशियम बाहर। नाउ दिस थिंग, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास रीपोलराइजेशन में। बट रीपोलराइजेशन में एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है आपको, जो काफी इंटरेस्टिंग है। इस केस में पोटेशियम कहाँ पे गया, ऊपर, तो पॉजिटिव क्या हो गया, आउटसाइड है, ये बात दिख रहा है। बट यहाँ पे किसका अमाउंट ज्यादा हो गया, पोटेशियम का। अब पोटेशियम जब यहाँ से ऊपर चला गया तो नीचे क्या होगा, कम। इसके मुकाबले में नेट चार्ज क्या हो गया, नीचे कम हो गया। तो नीचे क्या हो गया, माइनस 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 माइनस, और नीचे क्या हमारे पास सोडियम है। यानी कि अब पोटेशियम कहाँ पे हो गया, आउटसाइड, और ये सोडियम क्या हो गया, इनसाइड। ये शांति, वेट बता लेने दो। ऊपर क्या हो गया, पोटेशियम, नीचे क्या हो गया हमारे पास, सोडियम। ये बात समझ में आया। ये आपको पहले वाले की तरह दिख रहा है क्या, पहले ऊपर क्या था, आरएमपी में जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैं बोला कि मैं बता दूंगा इसके बाद बोलना। ये ऊपर पॉजिटिव नीचे माइनस, आरएमपी में ऐसा ही तो था। बट आरएमपी में ऊपर क्या था, सोडियम, और नीचे क्या था, पोटेशियम। बट रीपोलराइजेशन में उल्टा हो गया। रीपोलराइजेशन में क्या हो गया, उल्टा। कैसे उल्टा हो गया, ये रीपोलराइजेशन, ये क्या हमारे पास, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या हो गया, उल्टा। ऊपर क्या हो गया, पोटेशियम, नीचे क्या हो गया, सोडियम। क्यों हुआ, बिकॉज 2 रीजन। एक तो हमारे पास लीकी चैनल, एक तो लीकी चैनल छोड़ ही दो, एक तो क्या हमारे पास ये परमेबल है, किसका नॉर्मली परमेबल है, कौन सा, पोटेशियम के लिए। दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन कर दिया तो बहुत ज्यादा ऊपर कहाँ चला गया, पोटेशियम। यानी कि अब इसकी पोलरिटी आर सेम, ध्यान से समझना, यही लाइन याद रखना, पोलरिटी आर सेम टू द आरएमपी, बट मॉलिक्यूल आर एक्सचेंज, मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज। बहुत ही नॉर्मल शब्दों में मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल शब्दों में तो मैं लिखाऊंगा अभी। यानी कि देख रहे हो आप लोग, पोलरिटी सेम हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन और रीपोलराइजेशन का, बट अंतर क्या हो गया, आरएमपी में सोडियम ऊपर था, पोटेशियम नीचे था, जबकि रीपोलराइजेशन में पोटेशियम ऊपर हो गया और सोडियम क्या हो गया, नीचे हो गया। ये बात समझ में आया। और इसमें एक चीज याद रखना है कि ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला था ना, ये बहुत ही कम समय के लिए खुलता है, बहुत ही क्विक टाइम के लिए, और जैसे ही बंद होता है वैसे ही क्या खुल जाएगा, पोटेशियम। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, तीसरा वाला लास्ट समझ लो, इसके बाद लिखना, चंदा मत लिखो। अब ये रिपोलराइजेशन हो गया। नाउ इसके बाद इसको नॉर्मल तो करना है, मैंने बताया था नॉर्मल करना है, क्योंकि हमें नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे जाना है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे होगा तो भाई ऊपर पॉजिटिव, ऊपर क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा हमारे पास, निगेटिव। और ये क्या था, सोडियम, और ये क्या था हमारे पास, पोटेशियम। ये क्या था हमारे पास, पोटेशियम। बट ये होगा कैसे, आपको याद रखना है, किसके थ्रू होगा, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा हमारे पास, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे देखो, पोटेशियम सोडियम कहाँ पे, एक्सोप्लाज्मा में ज़्यादा है, और हमें इसको कहाँ पे ज़्यादा करना है, ऊपर। तो भूलना नहीं है, समझ के याद रखना है। बच्चे रटते हैं कि सोडियम पोटेशियम में काम क्या करता है, कि 3 बाहर जाता है कि 2 बाहर जाता है, 3 अंदर जाता है कि 2 अंदर जाता है। तो दिमाग लगा के सोचना है, आपको याद ही नहीं रखना है। सिंपली हमें क्या करना है, इस पोजीशन में जाना है। अभी क्या है, इस पोजीशन में, हमें इसको उल्टा कर नहीं सकते। उल्टा सिर्फ एक कंडीशन में होता है, किसमें, एक्शन पोटेंशियल में। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर द सेम, जो पोलरिटी है वो सेम है, बट मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो गया। तो अब खुद ही सोचो, ऊपर करने के लिए 3 मॉलिक्यूल सोडियम जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम आएगा। इस कंडीशन को, यहां से इस कंडीशन में जाने के लिए, इस कंडीशन से इस कंडीशन में जाने के लिए तुम बताओ, सोडियम 3 जाएगा कि पोटेशियम 2 की 2 जाएगा, ज़्यादा करना है तो। वेरी गुड। तो सोडियम क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इधर क्या है, ज़्यादा, तो हमें ऊपर ज़्यादा करना है ना। तो यानी कि जब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप,
तो सोचो, अब ये याद रखना है, एक एटीपी खर्चा करके, कितना, 1 एटीपी एक्सपेंडिचर करके, एक एटीपी जब हम लोग खर्च करेंगे, 1 एटीपी, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। एक एटीपी जब खर्च होगा तो ध्यान से समझना कितना जाएगा, 3 मॉलिक्यूल, 3 सोडियम आयन कहाँ जाएगा, एक्सोप्लाज्मा से आईसीएस के साइड, कहाँ पे जाएगा, एक्सोप्लाज्मा से आउटसाइड चला गया। अब मैंने इसको 3 भेज दिया, क्या हो गया, 3 भेज दिया, ये बात क्लियर। और 2 पोटेशियम आएगा, 2 इनसाइड आएगा पोटेशियम, तो इस केस में सोडियम ऊपर ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम नीचे कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आरएमपी। इसी वजह से मैंने आरएमपी में लाइन लिखाया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें से 3 बाहर जाता है सोडियम और 2 अंदर क्या आता है हमारे पास, पोटेशियम। तो ये रटोगे तो भूल जाता है, याद भूल जाता है कि कॉट। अब यहाँ पे मैं चाहता तो उस समय लिख देता कि हमारे पास सोडियम क्या जाता है, हमारे पास सोडियम कितना जाता है, 3 आउटसाइड, 3 कहाँ पे जाता है, आउटसाइड, और पोटेशियम क्या होता है हमारे पास, 2 इनसाइड आता है। बट ये रटने वाली बात हो जाती है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ लाना है तो 3 क्या होगा हमारे पास, बाहर जाएगा, और 2 पोटेशियम क्या होगा, अंदर आएगा, तभी तो आरएमपी होगा। इसी वजह से मैंने पहले लाइन लिखाया था कि आरएमपी को मेंटेन कौन रखता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप, और एक एटीपी खर्च करके 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाएगा हमारे पास, हाँ कहाँ पे जाएगा हमारे पास, आउटसाइड, एक्सोप्लाज्मा से कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड, और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल आईसीएस से कहाँ पे आएगा, एक्सोप्लाज्मा में आएगा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, हाँ पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात समझ में आ गया। तो लिखो इसमें प्रोपागेशन में, द राइज इन परमेबिलिटी, द राइज इन परमेबिलिटी, द राइज इन परमेबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली, द राइज इन परमेबिलिटी टू सोडियम is extremely short lived, is extremely short lived। देख रहे हो सोडियम का जो राइज हो रहा है बहुत ही क्या हमारे पास, शॉर्ट लिव्ड है, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, एंड इट इज क्विकली फॉलोड बाई, एंड इट इज क्विकली फॉलोड बाई ए राइज इन परमेबिलिटी, ए राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम, ठीक है, टू पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इमीडिएटली पोटेशियम डिफ्यूजेज, इमीडिएटली पोटेशियम डिफ्यूजेज, पोटेशियम डिफ्यूजेज outside the membrane and restores, outside the membrane and restore the resting membrane with the help of sodium potassium pump, with the help of sodium potassium pump। Thus the axon fiber या न्यूरॉन फाइबर कुछ भी लिख लो, thus the neuron या axon fiber या न्यूरॉन becomes ready for further stimulation, ready for further stimulation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप लास्ट में, by the expenditure of 1 molecule of ATP, by the expenditure of 1 molecule of ATP, by the expenditure of 1 molecule of ATP, sodium potassium pump 3 molecule of sodium moved out, 3 molecule of sodium moved out, and 2 molecule of potassium move in। ये बात समझ में आया, क्लियर है, बना लो, समझ में आ गया सभी को।
पक्का। और यही था इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अभी तीनों को हम लोग मिटा के एक ही फ्रेम में बना देंगे। 3 स्टेप जो मैंने लिखा था ना, 3 स्टेप में बना देंगे कब कैसे खुल रहा है, और वो खत्म हो जाएगा। जब भी आप रिकॉल करोगे तो मुश्किल से 2 से 4 मिनट में रिकॉल कर पाओगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। भले आपको उसको पढ़ने में 40-45 मिनट लगा, बट जब आप पढ़ोगे तो मुश्किल से 20 मिनट बोल रहा हूँ, 5 या 7 मिनट इज मच मोर सफिशिएंट। उधर का मिटा दूँ, मैं उधर ही बना देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बताऊंगा ना, दैट्स वाई। तब तक तुम लोग इधर का लिख लो। हाँ, वापस से पोलराइज कंडीशन लाना है ना। अब मैं डिटेल कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि सब बता दिए, जस्ट डायग्राम बनाऊंगा आपको समझने के लिए। मिटा दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बस जो हम लोग पढ़े ना उसको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये आपका, जस्ट 2 मिनट्स। देखो लास्ट, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसका काम क्या है, 3 बाहर ले जाना और 2 क्या लेना, अंदर ला देना, पोटेशियम पंप। और ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम टू द आरएमपी, आरएमपी हो जाएगा अगेन से। बट ये वाला बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सेम टू आरएमपी हो जाएगा। ये एक ही साथ पढ़ लेते हैं हम लोग, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पोलरिटी का डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, इधर देख लो। अब सीक्वेंस ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल नर्व कंडक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आईसीएस का पूछा है और एक्सोप्लाज्मा का इनर मेम्ब्रेन का पूछा है, एक्सोप्लाज्मा का और आईसीएस का दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक ही याद रहता है हमेशा, नहीं दोनों याद रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला दूसरा ये तीसरा स्टेप था, पहला दूसरा और ये थर्ड, और ध्यान रखना ये वाला स्टेप इसके साथ ही है, ये वाला स्टेप क्या है, इसके साथ ही है। पहला दूसरा तीसरा स्टेप में अगर आउटर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बोलेगा तो रिस्पेक्टिवली पहले क्या हुआ, प्लस माइनस और प्लस, कैसा हो गया, आउटर, मतलब आईसीएस का पूछा तो यही तो है, ऊपर क्या है प्लस, वापस क्या हुआ माइनस, और वापस क्या हो गया प्लस। वो बात की बात है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, पोलरिटी आर द सेम थिंग, बस अंतर क्या है सोडियम और पोटेशियम का। ये बात समझ में आ गया। अगर पूछेगा इनर एक्सोप्लाज्मा का तो अब क्या बताओगे,
या इनर मेम्ब्रेन का, तो माइनस और क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, याद रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग पढ़े इतना लंबी लंबी, बट उतना लंबा समझने गया कुछ नहीं। ये पोलराइज कंडीशन था, इधर देख लो, अब मत लिखो ना। ये था पोलराइज कंडीशन में ऊपर क्या था सोडियम, नीचे क्या था पोटेशियम, और साथ में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, डेट्स में मैंने नेगेटिव डाला। जैसे ही 70 इलेक्ट्रॉन माइनस 70 MeV के वोल्ट का करंट आया, ये क्या हुआ एक्टिवेट, यानी डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ओपन, जहां पे सोडियम अंदर आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ पोलरिटी चेंज, पोलरिटी क्या हो गया चेंज, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे डीपोलराइजेशन, ये बात क्लियर। और जो डीपोलराइजेशन हुआ तो इसमें क्या होगा ऊपर माइनस नीचे पॉजिटिव, पूछ देगा डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है आउटर साइड माइनस, नीचे क्या होता है पॉजिटिव। अब जो आउटर साइड ये क्यों यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी आ गया और पोटेशियम भी आ गया, डेट्स वाई, ये बात समझ में आ गया। अब इसके मुकाबले ऊपर कम है, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिवली चार्ज ऊपर चला गया, नहीं मैंने बताया वो बस मॉलिक्यूल्स ऊपर कम रह गया सोडियम, डेट्स वाई इसको मैंने क्या बोल दिया नेगेटिव, और ऊपर ये क्या हो गया पॉजिटिव। तीसरा स्टेप क्या हुआ हमारे पास जनरेशन ऑफ मतलब एक्शन पोटेंशियल का प्रोपागेशन कैसे हुआ, तो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होता है, ये कैसा होता है शॉर्ट लिव्ड, कैसा होता है हमारे पास शॉर्ट लिव्ड, और तुरंत हमारे पास पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, और ये खुला तो वापस से सोडियम ऊपर ये नीचे, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन के तुरंत आरएमपी में कौन कौन कन्वर्ट कर देगा सोडियम पोटेशियम पंप, एक एटीपी लगा के, कितना 1 ATP लगा के। तो देखो जो हम लोग उतना डिटेल में लिखे ना, जस्ट आपको सिर्फ ये 3 डायग्राम्स आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने समझाया तो, ये बात क्लियर। तो टोटल आपको पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। सर कॉर्नर में दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, मैं अभी वहाँ पे बोल तो रहा हूँ, मोस्टली चीज़ें कुछ नहीं लिखा है, बस वहाँ पे ED छूटा है, वोल्टेज का F छूटा है, सोडियम का Na+ छूटा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है कॉर्नर में, ठीक है। लो दिखने लगा, बस क्लियर हो गया, बाकी कल पढ़ेंगे।